तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि इसका पार्ट 1 जिन लोगों ने देख रखा है वो लोग इसे यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, और जिन लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मिल जाएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को प्यार और भर भर के कमेंट्स करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था, मो फैन यू एंग को हरा देता है और यू एंग के साथ सभी लोग उसके दो टैलेंट्स को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। पहले ही उसके पास फायर टैलेंट था, पर दूसरा टैलेंट और वो भी थंडर का, ये चीज बहुत लोगों को हजम ही नहीं हो रही थी। अब जीत के बाद मो फैन मू यू के पास जाता है और कहता है कि वक्त आ गया है कि वो अब माफी मांगे। मू यू के भाई मू हे को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती और कहता है कि इनके सामने जबान संभाल के बात कर। पर मो फैन अपनी जिद से पीछे नहीं हटता और मू यू एक सच्चे आदमी की तरह उसके फादर के सामने झुककर उससे सालों पहले किए अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांग लेता है और मू फैन को इस ड्यूल का विनर अनाउंस कर देता है और ये भी बताता है कि वादे के मुताबिक वो अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग में 7 दिनों तक प्रैक्टिस कर सकता है। इसके बाद ये सब लोग पार्टी करते हैं और फैन अब सबका फेवरेट बन चुका है। टीचर जू सेंग बताते हैं कि मो फैन के आगे एक सुनहरा भविष्य है और वो चाहे आर्मी में जाना चाहे, हंटर अलायंस में या मैजिक एसोसिएशन में, अब उसके ऊपर है। मू बाई और उसके चमचे एक साइड में मुंह लटकाकर बैठे थे क्योंकि बेचारा मू बाई फेवरेट से लीस्ट फेवरेट जो बन गया था। पर जू सेंग कहता है कि किसी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बचे हुए वक्त का अच्छा यूज करो और मैजिक यूनिवर्सिटीज में जाने की टिकट को पक्का करने के लिए खूब मेहनत करो। इधर जैंग फैन से कहता है कि तुम कल होली स्प्रिंग में ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, जिस पर मो फैन कहता है हाँ, और जूमिन कहती है कि तब तो वो ट्रेनिंग के बाद मिड टीयर मैजिक आराम से यूज कर पाएगा। टीचर और जैंग उसे आने वाली ट्रेनिंग के लिए गुड लक बोलते हैं। दूसरी तरफ हम कुछ अजीब लोगों को देखते हैं जिनसे यू एंग माफी मांग रहा था कि उसने अपनी पूरी कोशिश की, इसके बावजूद वो हार गया और उनका प्लान फेल हो गया। इस पर वो अजीब पोशाकों वाले लोग कहते हैं कि इतना इंतजार करने के बाद ऊपर बैठे लोगों का सब्र अब टूट चुका है, जिस पर यू एंग उनसे एक और मौका मांगता है और वो लोग उसे एक और चांस दे देते हैं, पर उसे नाकाम होने के लिए सजा भी देते हैं। इधर जैंग यूहे के साथ था उसकी मैजिक रिलीज में मदद के लिए, लेकिन यूहे की नजर मो फैन और जिनजिया पर जाती है और वो जैंग से कहती है कि ये लोग जरूर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं क्योंकि दोनों सिंगल हैं और एक साथ घूम रहे हैं। इस पर जैंग कहता है कि तो क्या हम भी एक डेट पर ही आए हैं। ये सुन यूहे शर्मा जाती है और चली जाती है। इधर मो फैन ने जिनजिया को एक ब्रेसलेट दिलाया था उसके 16th बर्थडे पर। तभी जैंग यहाँ आकर फैन से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, उसे तो अभी तक ट्रेनिंग के लिए निकल जाना चाहिए था। ये सुन जिनजिया कहती है कि अगर ऐसी बात है तो उसे अभी वहाँ के लिए निकल जाना चाहिए, और जैंग कहता है कि वो जिनजिया को घर छोड़ देगा। इसके बाद मो फैन आ जाता है होली स्प्रिंग में, जहाँ मू यू और टैंग उसे होली स्प्रिंग के बाहर तक छोड़ देते हैं और कहती है कि इसके आगे उसे खुद जाना होगा। पर जाने से पहले टैंग उसे स्टार चार्ट बुक देती है और कहती है कि मिड टीयर मैजिक रिलीज में ये उसके काम आएगा। होली स्प्रिंग के बाहर मो फैन को कैप्टन भी मिलता है और मो फैन उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर वो कहता है कि क्या तुम्हें याद है वो लड़की जो गर्ल्स स्कूल से मिसिंग हो गई थी? देखो वो लड़की उस लड़की की बहन है और वो अपनी बहन को ढूंढने के लिए अभी भी बस एक सबूत का इंतजार कर रही है। जिस पर मो फैन कहता है कि इसका अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग यानी कि यूएचएस से क्या मतलब? कैप्टन कहता है कि तुम्हें ये भी पता होगा कि वहाँ हमें एक टनल मिली थी, वहाँ इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक अजीब फ्लूइड मिला था और मुझे लगता है कि इसका कनेक्शन यूएचएस से हो सकता है। इसके बाद वो मो फैन को अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देने के लिए कहता है और यहाँ से चला जाता है। इधर उस मिसिंग लड़की की सिस्टर टनल में मिले उस अजीब फ्लूइड पर रिसर्च कर रही होती है और उसे भी पता चलता है कि वो फ्लूइड बिल्कुल होली स्प्रिंग जैसा ही है, पर इसके इफेक्ट बिल्कुल उल्टे हैं। ये किसी भी जीव को बिल्कुल पागल या बेकाबू बना सकता है। और ये भी पता चलता है कि एक आंख वाले चूहे यानी कि साइक्लोप्स मॉन्स्टर पहले अंधेरे में छुपे रहते थे, पर बीते कुछ सालों में वो काफी नजर आ रहे हैं और ये अजीब फ्लूइड ही इसका कारण हो सकता है। वो इस अजीब फ्लूइड को वायलेंट स्प्रिंग नाम देती है। इधर स्प्रिंग के गेट के बाहर मो फैन की पहचान कंफर्म करने के बाद उसे अंदर भेज दिया जाता है। इसके बाद वो आकर मेडिटेट करने लगता है और कहता है कि यहाँ बैठकर ही वो पावर को बढ़ता हुआ महसूस कर सकता है। तभी उसका पेंडेंट भी नाचने लगता है और मो फैन कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें स्प्रिंग वाटर को पीना है? अरे यार शांत भी हो जाओ, यहाँ से निकलने के बाद मैं तुम्हें गर्लफ्रेंड दिलाऊंगा या कुछ तो दिलाऊंगा ही। सीन शिफ्ट होता है और हम मो फैन के फादर को देखते हैं जो सामान लेकर आउटपोस्ट पर आ जाते हैं और वो लोग मो फैन की अचीवमेंट के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं और ये भी कहते हैं कि उनके बॉस जैंग कॉन्ग फैन को अपनी बराबरी का समझते हैं। वो ये भी कहते हैं कि अब उसे इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। इस पर जिया जिंग कहता है कि मैं बस अपना काम कर रहा हूँ और वैसे भी असली काम तो आप लोग कर रहे हैं, हर वक्त शहर को प्रोटेक्ट करते हो। ऊपर दो सोल्जर बारिश को नोटिस करते हैं और कहते हैं कि इसका कलर कुछ अजीब लगता है। तभी जैंग कॉन्ग आ जाता है और कहता है कि क्या सब कुछ सही चल रहा है? इस पर वो दोनों कहते हैं जी सर। इसके बाद जैंग कॉन्ग कहता है कि सभी यूनिट्स पहाड़ी इलाके में निगरानी को और कड़ी कर दो। दूसरी तरफ लिन कैप्टन से कहती है कि जैसे ही उसे इस अजीब फ्लड के बारे में और जानकारी मिलेगी वो उसे बता देगी और कैप्टन कहता है कि जब मो फैन की ट्रेनिंग पूरी हो जाए तो उसे गाइड करे। अब कैप्टन बाहर आ जाता है और उससे भी बारिश कुछ अजीब लगती है। इधर जैंग कॉन्ग निगरानी पर गई 4th पेट्रोल टीम के
के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि वो लोग अभी तक वापस नहीं आए हैं। इसके बाद हम इसी 4th पेट्रोल टीम को देखते हैं और उनका कैप्टन उन्हें समझा रहा होता है कि सभी लाइट मेज का इंपॉर्टेंट रोल है और वो है इमरजेंसी के वक्त लाइट सिग्नल देना, जिससे आर्मी हेडक्वार्टर्स को खतरे के बारे में पता चल सके। इनमें से कहता है कि हम कम्युनिकेशन डिवाइस भी तो यूज कर सकते हैं, लेकिन कैप्टन इन लोगों की ट्रेनिंग के बाद भी इन्हें समझाता है कि क्या तुम्हें एकेडमी में इसके बारे में पढ़ाया नहीं गया कि कम्युनिकेशन डिवाइस यूज करने से मॉन्स्टर्स को लोकेशन का पता चल जाता है और यही रीजन है कि वो डिवाइस यूज नहीं कर सकते। अब कैप्टन इन्हें समझा ही रहा होता है कि वन आइड वुल्फ पीछे से एक सोल्जर पर अटैक करके उसे मार देता है और ऐसा होते ही लाइट सिग्नल छोड़ा जाता है। इससे हेडक्वार्टर को इसके बारे में पता चल जाता है और 4th पेट्रोल टीम से इन्हें पता चलता है कि हालात अब खराब हैं। उनके 2 सोल्जर मारे जा चुके हैं और उन्होंने अपनी बची कुची एनर्जी से 2 सिग्नल छोड़ दिए हैं। वो ये भी कहता है कि शहर पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हालात को समझते हुए ज़ेंग कोंग लेवल 4 इमरजेंसी अलर्ट जारी करने का ऑर्डर देता है, जिस पर सोल्जर्स कहते हैं कि लेवल 4 तो बहुत गंभीर हालातों के लिए है, जिस पर ज़ेंग कोंग कहता है कि जल्दी करो, एक मिनट कीमती है, लोगों की जान खतरे में है। इसके बाद एक बड़ा 4th लेवल सिग्नल छोड़ा जाता है। इधर पूरे शहर को इस इमरजेंसी सिग्नल के बारे में पता चल जाता है। ज़ेंग टीचर जू शेंग से इसके बारे में पूछता है, जिस पर वो बताता है कि टाउन में मॉन्स्टर्स आ चुके हैं, लोगों की जान खतरे में है। दूसरी ओर एक लड़का वन आइड वुल्फ का शिकार होने वाला होता है कि तभी टैंग यहाँ आकर वन आइड वुल्फ को मार के उसे बचा लेती है। इसके बाद वो आसमान में बड़े से वुल्फ को देखती है और वो एक उड़ने वाला वुल्फ था, जिसे देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। इधर सोल्जर्स लगातार मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। ये लोग अपने कैप्टन को, जो एक मिड लेवल फायर मेज था, वुल्फ को आसानी से डिफीट करता देख काफी खुश होते हैं, पर अचानक व्हाइट वुल्फ आकर उसे मार देता है। दूसरी तरफ ज़ेंग कोंग को शहर के हालातों के बारे में पता चलता है, जिस पर ज़ेंग कोंग कहता है कि ये आउटपोस्ट बिल्कुल सेफ है, तो इसके बावजूद मॉन्स्टर्स शहर में कैसे घुस सकते हैं। इस पर सोल्जर बताता है कि इसके पीछे की वजह किसी को नहीं पता। ज़ेंग कोंग इसके बाद उन्हें मेजेस की टीम बनाकर शहर के लोगों को सेफ जोन में पहुंचाने का ऑर्डर देता है। इसी के साथ हम मोफैन के फादर को भी देखते हैं, जो घर की तरफ ही निकल रहा था और एक मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहा था। इधर मोफैन काफी ट्रेनिंग के बाद टैंग की बात को याद करता है कि कैसे वो ट्रेनिंग के बाद अपने स्टार डस्ट को नेब्यूला में चेंज कर सकता है। इस पर फैन पूछता है कि क्या वो फिर मिड लेवल मैजिक यूज कर पाएगा, जिस पर टैंग कहती है कि नहीं, पर इससे उसका मैना स्ट्रॉन्ग जरूर हो जाएगा और अगर वो मिड लेवल मैजिक यूज करना चाहता है तो इसके लिए उसे 7 स्टार्स के 7 पियर्स के ऑर्बिट को एक साथ कंट्रोल करना होगा और ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। मोफैन टैंग की दी हुई उस बुक को देखकर सोचने लगता है कि मिसेस टैंग उसे जरूर पसंद करती हैं और वो उनके साथ ख्याली पुलाव बनाने लगता है और जैसे ही वो उसे किस करने वाला होता है तभी उसका ये सपना टूट जाता है और फिर से ट्रेनिंग के लिए बैठ जाता है। दूसरी तरफ निंगजू और उसके फादर मुयू भी शहर की हालत देखकर बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, जहां इन्हें कई सारे वन आइड वुल्फ मिलते हैं, जिन्हें निंगजू अपने मैजिक से फ्रीज करके उन्हें तोड़ देती है, लेकिन एक वुल्फ के अटैक से मुयू इंजर्ड हो जाता है। सोल्जर्स इन्हें कवर देते हैं, जिसके बाद में निंगजू मुयू के साथ सेफ जोन की तरफ निकल जाती है। इधर हम उन्हीं अजीब पोशाकों वाले लोगों को देखते हैं और उनकी बातों से साफ पता चल रहा था कि शहर में अचानक से इतने सारे मॉन्स्टर्स का आ जाना इनका ही प्लान था। इधर मोफैन 7 स्टार के 7 ऑर्बिट को एक साथ कंट्रोल करने में लगा हुआ था कि तभी एक तेज धमाके से उसकी आंखें खुलती हैं और उसे पता चलता है कि साइक्लोप्स मॉन्स्टर ने यूएचएस में अटैक कर दिया है और ये जगह अब सेफ नहीं है। गार्ड यहाँ से उसे सेफली निकालने की कोशिश करता है, पर वो साइक्लोप्स का चारा बन जाता है। इसके बाद वो साइक्लोप्स मोफैन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी लिन आकर उसे मार देती है। इसके बाद लिन सबसे पहले होली स्प्रिंग के सारे वाटर को एक छोटी सी बोतल में भर लेती है। ये देख मोफैन पूछता है कि क्या सच में सारा होली स्प्रिंग इसके अंदर है। इस पर लिन कहती है हाँ, इमरजेंसी के टाइम के लिए यही एक रास्ता है, क्योंकि होली स्प्रिंग को उन लोगों के हाथ नहीं लगने दे सकते। मोफैन पूछता है कि ये लोग कौन हैं, जिस पर वो उसे ब्लैक क्यूरिया के बारे में बताती है, जिन लोगों ने ऐसा वाटर बनाया है जो बिल्कुल सेम होली स्प्रिंग की तरह है, पर इसका असर बिल्कुल इसके अपोजिट है और सभी मॉन्स्टर उस अजीब वाटर से ही इफेक्टेड है और यही कारण है कि इतने सारे मॉन्स्टर्स ने शहर में अटैक कर दिया है। मोफैन को यकीन नहीं हो रहा था कि इन कुछ दिनों में शहर के हालात इतने बिगड़ गए हैं। इसके बाद ये दोनों टनल के एंड में पहुंच जाते हैं, जहां से इन्हें ऊपर जाने का रास्ता मिल जाता है। इसके बाद ये एक एक करके ऊपर जाने लगते हैं। बाबली गांड। इधर शहर में मॉन्स्टर्स लोगों को मार रहे थे और इसी बीच हम उसी ग्रुप को देखते हैं जिन्होंने पहले जिंजिया को परेशान किया था। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग ही रहे थे कि तभी इनमें से एक गलती से कैन के ऊपर पैर रख देता है, जिससे वन आइड वुल्फ को इन लोगों के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद ये लोग डर कर इधर उधर भागने लगते हैं, पर वुल्फ एक एक करके सभी को मार देता है। दूसरी तरफ मोफैन और लिन सिटी तक पहुंच चुके थे और मोफैन को भी 4th लेवल सिग्नल के बारे में पता चल गया था और क्योंकि ये सिग्नल सिर्फ ऐसी सिचुएशन
सिचुएशन में दिया जाता है जब सैकड़ों या हजारों मॉन्स्टर्स अटैक कर दें तो मू फैन डर जाता है। उसे जिंजी और अपने फादर की चिंता होने लगती है। इधर जिंजिया भी जैसे तैसे जान बचाने के लिए सेफ बिल्डिंग की तरफ भाग रही थी, पर एक वन आइड वुल्फ उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन सही वक्त पर एक आदमी उसे बिल्डिंग के अंदर खींच लेता है। दूसरी ओर मू फैन अपने फादर और जिंजिया को बचाने के लिए जाने लगता है, पर लिन उसे रोकती है और स्प्रिंग वाटर की बोतल देते हुए कहती है कि तुम्हें इसे सेफ जोन में ले जाना होगा। मू फैन उसे ये काम खुद करने के लिए कहता है, पर लिन कहती है कि मैं एक मिलिट्री मेज हूँ, इसीलिए स्प्रिंग वाटर मेरे हाथों में सेफ नहीं है। तुम पर कोई शक नहीं करेगा, इसीलिए ये तुम्हारे पास सेफ है। मू फैन इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि उसे ये काम करने के बजाय अपनी फैमिली को ढूंढने जाना था। पर लिन कहती है कि उसकी भी फैमिली है और उन लोगों की भी फैमिली थी जिन्होंने उसे यूएचएस से निकालते निकालते अपनी जान दे दी। मू फैन लिन की बात मान जाता है और कहता है कि अगर उसे सिटी में उसके फादर और जिंजिया दिखे तो उन्हें प्रोटेक्ट करे। इसके बाद वो होली स्प्रिंग वाटर लेकर सेफ जोन की तरफ निकल पड़ता है। इसके बाद हम जियाजिंग को देखते हैं जो वन आइड वुल्फ से जैसे तैसे बच के निकल पड़ता है। लेकिन कुछ देर बाद उसे आगे एक कार नजर आती है जो कि मू हे की थी। उसकी कार खराब हो गई थी, इसीलिए वो जियाजिंग के ट्रक में बैठ जाता है और उसे सेफ जोन की तरफ चलने के लिए कहता है, पर जियाजिंग मना कर देता है क्योंकि उसे सिटी में यूएचएस जाना था मू फैन के लिए। इस पर मू हे कहता है कि यूएचएस पर भी मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है, उसे वहां नहीं जाना चाहिए और वैसे भी अगर मू फैन जिंदा होगा तो वो भी सेफ जोन में ही होगा। पर जियाजिंग बिना कंफर्मेशन के सेफ जोन नहीं जाना चाहता था और मू हे को ना चाहते हुए उसके साथ जाना पड़ता है। मॉन्स्टर्स ने मू फैन के मैजिक स्कूल पर भी अटैक कर दिया था और पूरे स्कूल में साइक्लोप्स ही साइक्लोप्स थे जो एक एक करके स्टूडेंट्स को मार रहे थे। मू बाय और ज़ूमिन अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके जितने हो सके उतने मॉन्स्टर्स को मार रहे थे। ये लोग ऊपर जाने का फैसला करते हैं जहां इन्हें एक और साइक्लोप्स मिलता है जिसे मू बाय अपनी आइस पावर से जमा देता है और उसे दूसरा स्टूडेंट से पता चलता है कि ऊपर भी बहुत सारे साइक्लोप्स मॉन्स्टर्स हैं। इसीलिए मू बाय कहता है कि कोई चारा नहीं है, हमें स्टेडियम चलना चाहिए। दूसरी तरफ ज़ैंग और यूहे को साइक्लोप्स घेर लेते हैं, लेकिन ज़ैंग ऑन टाइम अपना विंड मैजिक का यूज करके सेफ जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन वहां भी एक वन आइड वुल्फ था जो उन पर अटैक कर देता है और ज़ैंग की टांगों को दबा लेता है। ज़ैंग यूहे से कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, भाग जाओ। तभी वुल्फ को एक लाइटनिंग अटैक हिट होता है जिससे वो दूर गिरता है। ज़ैंग और यूहे देखते हैं कि ये मू फैन था, जिसे देखकर वो काफी खुश होते हैं। तभी फैन उस वुल्फ को फिर से खड़े होते देखता है और इस बार लाइटनिंग पाइथन नाम का अटैक करता है जिससे उसे ज्यादा असर नहीं पड़ता। इसीलिए ज़ैंग उसे साथ में हराने की सलाह देता है। ज़ैंग वुल्फ के डिफेंस को तोड़ने के लिए अपनी विंड मैजिक से टोर्नेडो अटैक करता है और डिफेंस टूटते ही मू फैन को अटैक करने का इशारा देता है। इसके बाद मू फैन अपने फायर अटैक से उसे फिनिश कर देता है। इसके बाद मू फैन स्कूल की हालत देखता है जो कि काफी भयानक थी। वो ज़ैंग और यूहे से कहता है, लगता है बाकी लोग स्टेडियम में हैं, हमें भी वहीं चलना चाहिए। इधर मू बाय ज़ूमिन स्टेडियम आ जाते हैं जहाँ स्कूल के बाकी टीचर्स और स्टूडेंट्स थे, पर यह जगह भी ज्यादा देर तक सेफ नहीं थी। इसीलिए एक टीचर बाकी टीचर से कहता है कि देखो ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसीलिए हमें सेफ जोन चलना होगा जहाँ सिटी के बाकी लोग सुरक्षित हैं। पर प्रॉब्लम ये थी कि ये सभी एक साथ बिना मॉन्स्टर्स की नजरों से बचे नहीं निकल सकते थे। इसीलिए वो टीचर कहता है कि हम सब सेफ निकल सकते हैं अगर स्टूडेंट्स को यहीं छोड़कर चले जाए तो। पर ज़ूशेंग कहता है कि दिमाग ठिकाने तो है, ये तुम क्या कह रहे हो। इस पर वो कहता है कि सिटी में हालात इतने खराब हैं, ऐसे में कौन किसका टीचर और कौन किसका स्टूडेंट। पर डायरेक्टर भी किसी भी कीमत पर अपने स्टूडेंट्स को ऐसे खतरे में नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि स्टूडेंट्स को बचाना टीचर्स की ड्यूटी है। तभी ज़ूशेंग कहता है कि उसके पास एक आइडिया है, वो लोग टॉप मेजेस की एक टीम बना सकते हैं जो लोग आगे जाकर रास्ता बनाएंगे और एक सेफ रूट बनाएंगे जिसके बाद बाकी के लोग सेफली यहाँ से निकल सकते हैं। सभी को उसका ये आइडिया पसंद आता है। इसके बाद ज़ूशेंग सभी स्टूडेंट्स के सामने जाकर अनाउंस करता है कि उन्हें एक वैन गार्ड टीम बनानी होगी और इसमें जो भी टॉप स्टूडेंट्स शामिल होना चाहते हैं हो सकते हैं और जो नहीं होना चाहते वो उनसे कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। ज़ूमिन टीम ज्वाइन कर लेती है। इसके बाद झाओटिंग और उसका एक दोस्त भी ज्वाइन कर लेता है। इधर मो फैन और ज़ैंग भी यहाँ पहुंच चुके थे और मो फैन कहता है कि उन लोगों को भी वैन गार्ड टीम ज्वाइन करनी चाहिए क्योंकि यहाँ रुक कर इंतजार करना डेंजरस होगा। ज़ू कुन मोबाई को यहीं रुकने का सजेशन देता है पर मोबाई वैन गार्ड टीम ज्वाइन करने का फैसला करता है ठीक मो फैन की तरह और ज़ू कुन को भी ज्वाइन करा लेता है क्योंकि यहाँ रुकना जोखिम भरा था। तभी मो फैन सबके सामने आता है और कहता है कि वो लोग भी वैन गार्ड टीम को ज्वाइन करेंगे। मो फैन को देखकर ज़ूशेंग और बाकी के स्टूडेंट्स काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो इन सब में सबसे पावरफुल जो था। इधर हम लिन को देखते हैं जो एक मंकी मॉन्स्टर्स का सामना कर रही थी और वो उस पर अटैक करती है पर वो मंकी उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उस पर अटैक कर देता है। पर तभी यहाँ यांग आ जाता है जिसे हमने पहले वन आइड वुल्फ को हराकर हंटर टीम को बचाते हुए देखा था। वो मंकी मॉन्स्टर को इजीली मार देता
है और लिन से पूछता है कि क्या वो ठीक है। इस पर लिन कहती है कि अच्छा हुआ जो आप सही वक्त पर आ गए, क्योंकि मेरी मैजिक एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। यांग इसके बाद उस मंकी मॉन्स्टर को देखता है और समझ जाता है कि सिटी का ये जो हाल है वो ब्लैक क्यूरिया की वजह से ही है, क्योंकि ब्लैक क्यूरिया के मेंबर के पास ही ऐसे मॉन्स्टर्स होते हैं और वो लोग जरूर स्प्रिंग वाटर के पीछे होंगे। यांग इसके बाद लिन से होली स्प्रिंग वाटर के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती है कि मैंने वो मूफैन को दे दिया है, क्योंकि ब्लैक क्यूरिया को कभी एक आम स्टूडेंट पर शक नहीं होगा। पर यांग कहता है कि अगर बाई चांस उन लोगों को इसके बारे में पता चल गया तो मूफैन इतना पावरफुल नहीं है कि उन लोगों से लड़ ले, इसीलिए यांग उससे मूफैन कहाँ है ये पूछता है और लिन बताती है कि उसने उसे सेफ जोन में जाने के लिए कहा था। इस पर यांग कहता है कि तुमने सही किया, पर अब हमें उसे अलग अलग होकर ढूंढना होगा, क्योंकि वो है तो एक स्टूडेंट थी और उसकी जान खतरे में हो सकती है। इसके बाद हम निंगजू और मुयू को देखते हैं जो सेफ जोन पहुंच जाते हैं और निंगजू को मूफैन की चिंता हो रही थी कि वो सेफ है भी या नहीं। इधर वैनगार्ड टीम रेडी हो जाती है और अपने अपने बैज एक्टिवेट कर लेती है, जिसके बाद जू शेंग वाइंड टैलेंट वाले मेज जो कि जैंग और एक लड़की और यिंग थी उन्हें आगे जाकर रास्ता बनाने के लिए कहता है, क्योंकि उनके लिए ये आसान था। इसके बाद सब उन्हें फॉलो करेंगे। मोफैन और यूहे जैंग को अपना ध्यान रखने के लिए कहते हैं। इसके बाद जैंग और दूसरी विंड मेज यिंग आगे चले जाते हैं। यिंग को एक मॉन्स्टर दिखाई देता है और वो उस तरफ आ जाती है, पर वो मॉन्स्टर उसे नजर नहीं आता, लेकिन पीछे से एक साइक्लोप्स अटैक करके उसे मार देता है। मोफैन को जब भी पता चलता है तो वो बाकियों को इसके बारे में बताता है। जू शेंग सभी को अलर्ट रहने के लिए बोलता है और मोफैन कहता है कि अभी से ही उनकी टीम का एक मेंबर मर चुका है, क्योंकि वो लोग कमजोर हैं, पर अभी वो हिम्मत नहीं हार सकते क्योंकि उनके ऊपर स्टेडियम में इंतजार कर रहे लोग डिपेंड हैं। जैंग इसके बाद एरिया की जांच पड़ताल कर लेता है और सबको मॉन्स्टर और उनकी लोकेशन बता देता है। इसके बाद मोफैन जैंग को फिर से आगे निगरानी के लिए कहता है और ये भी कि अगर वन आइड वुल्फ उसे रास्ते में कहीं दिखे तो उसका काम उसे वहां से कहीं और भटकाना है ताकि एक सेफ रूट तैयार हो सके। और कहता है अगर तुमने अपने मैजिक टैलेंट का लेवल 3 अनलॉक नहीं किया है तो याद रखना वुल्फ काफी तेज होते हैं, वो तुम्हें आसानी से पकड़ सकते हैं, इसीलिए जिग जैग स्टाइल में ही भागना। इसके बाद फैन मूबाई और बाकियों को भी प्लान समझा देता है कि किसे किस मॉन्स्टर को संभालना है। जैंग इसके बाद पहुंच जाता है फाउंटेन के पास जहां उसे वन आइड वुल्फ दिखाई देता है, लेकिन फैन ने जैंग को बता दिया था कि उसे फाउंटेन वाले मॉन्स्टर को संभालना है और इस तरह वो उनसे एक एक करके निपट सकेंगे। पर वो यहाँ सोचता है कि मुझे इसके बारे में फैन और बाकी लोगों को बताने की बजाय खुद इससे निपटना चाहिए ताकि मैं टीम के ज्यादा से ज्यादा काम आ सकूं। इसी के साथ वो मॉन्स्टर का ध्यान अपने ऊपर खींचता है और वुल्फ उसके पीछे पड़ जाता है। इसके बाद वो अपनी विंड ट्रैक पावर का यूज करके उसे मेन रूट से दूर ले जाने लगता है, पर वुल्फ जल्दी उसके करीब आ जाता है और पेड़ों की मदद से जैंग पर अटैक कर देता है, जिससे वो इंजर्ड हो जाता है। जैंग फिर से भागने लगता है और वुल्फ उसे फिर से इंजर्ड कर देता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन जैंग उस पे विंड अटैक करके थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट कर देता है और भाग कर एक जगह छुप जाता है। लेकिन वुल्फ उसके ब्लड की स्मेल से यहाँ तक आ गया था और जैंग के पास कोई और चारा नहीं था उस मैजिक को यूज करने के अलावा जिसकी उसने सिर्फ प्रैक्टिस ही की थी। वो अपने लेवल 3 के मैजिक फ्लाइंग शैडो को यूज करता है और वहां से इजीली गायब होकर दूसरी जगह आ जाता है। इससे उसे भागने का अच्छा खासा टाइम मिल जाता है और भागते भागते वो एक डेड एंड पर आ जाता है। अब वुल्फ उस पर फिर से एक बार अटैक कर देता है, लेकिन जैंग सही वक्त पर अपने विंड मैजिक से एक क्लोन बना लेता है जिससे उसे कुछ नहीं होता और वुल्फ आयरन की रॉड्स पर आकर गिरता है और मारा जाता है। दूसरी तरफ मूबाई और झुकुन दूसरे इलाके के एक और वन आइड वुल्फ को संभाल रहे थे और मूबाई वुल्फ को अपनी आइस पावर से जमाकर बाकियों को बताने चला जाता है, लेकिन ये वुल्फ आइस को तोड़ने लगता है। इधर झाउटिंग और फैन अपनी लाइटनिंग पावर से एक और वुल्फ को मार रहे थे, तभी जैंग यहाँ आता है और बहुत घायल होने की वजह से बेहोश हो जाता है। वो देखते हैं कि इंजरी सीरियस है और खून काफी बह रहा है। मोफैन इस वुल्फ को संभालने के लिए मूबाई और झुकुन से हेल्प मांगता है, पर उनके पीछे ऑलरेडी वही वुल्फ पड़ा हुआ था जिसे मूबाई ने जमाया था और वो वहां से निकल गया था। मोफैन इस वुल्फ पर फायर अटैक कर देता है। झुकुन ये देखकर कहता है कि ये बहुत डेंजरस था, ये अटैक हमें भी हिट कर सकता था। पीछे वो वुल्फ फिर से खड़ा हो जाता है और इनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देख फैन लाइटनिंग व्हिप से उसे पकड़ लेता है और फिर उस पर फायर क्रिमिशन अटैक करता है, जिससे फाइनली ये वुल्फ मारा जाता है। मोबाई को मोफैन को उस वुल्फ को इतना इजीली हराते देख जलन होती है और कहता है कि आखिर ये इतना पावरफुल कब हो गया। इधर मोफैन के फादर जिया सिंह के ट्रक का टायर पंक्चर हो जाता है और मूहे से हेल्प मांगता है, पर वो हेल्प देने की बजाय कहता है कि उसे जल्दी करना चाहिए वरना वो लोग मॉन्स्टर्स का खाना बन जाएंगे। जिया सिंह इसके बाद कोशिश करता है और फिर कहता है कि वो ये अकेले नहीं कर पाएगा और उसे मदद चाहिए। अब वो जैसे ही ट्रक में वापस देखता है तो मूहे वहां से मिसिंग था। इधर इन लोगों ने जैसे तैसे 3 वुल्फ को मार दिया था जो ये मोफैन के बिना तो बिल्कुल नहीं कर पाते और सब इसके लिए उसकी तारीफ करते हैं, पर मोफैन कहता है ऐसा नहीं है, ये हमने टीम वर्क से किया है। अगर मोबाई ने उस वुल्फ को पहले जमाया नहीं होता तो शायद मैं इतने अच्छे से अपना मैजिक
मैजिक यूज नहीं कर पाता। इसके बाद वो मोबाइल को अप्रोच करता है और कहता है कि तुम यहाँ सबसे स्ट्रांग हो, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आइज का यूज करके सबका ध्यान रखो। पर ज़ूकुन उसे बीच में टोकता है और कहता है कि ऐसा क्यों कि वो ये छोटे मोटे काम करे, मोबाइल को अटैक करना चाहिए ना कि डिफेंस, और तुम उसे अपना असिस्टेंट समझना बंद करो। ये सुन मोफैन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तू और फालतू बोला तो मैं तुझे यहीं पीटना शुरू कर दूंगा। पर मोबाइल ज़ूकुन को रोकता है और कहता है कि उसे पता है कि क्या करना है। यूहे पर वाटर टैलेंट था, इसीलिए फैन उसे मिस्टर जू के साथ मिलकर सबको प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। पर यूहे को लग रहा था कि इस माहौल में वो ये नहीं कर पाएगी क्योंकि वो बहुत कमजोर है। पर मिस्टर जू उसे समझाते हैं कि ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम क्लास में सबसे अच्छी वाटर मैजिक यूजर हो और ऐसे ही एक्सपीरियंस से तुम एक स्ट्रॉन्ग वाटर मेज बन पाओगी। इधर जहंग की हालत टाइम के साथ साथ खराब होती जा रही थी और ज़ूमिन बताती है कि इसका ब्लड नहीं रुक रहा। मिस्टर जू कहते हैं कि अगर उसे ट्रीट नहीं किया गया तो ये मारा जाएगा, और क्योंकि इसे वुल्फ के पंजों ने घायल किया है तो ब्लड को नॉर्मल दवा या बैंडेजेस से नहीं रोका जा सकता। इसके लिए उन्हें एक स्पेशल मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, इसे हेमोस्टेटिक एजेंट कहा जाता है। इनमें से एक स्टूडेंट कहता है कि वो मेडिसिन हम कहाँ ढूंढेंगे, हमारे पास वक्त नहीं है और हम इस सेफ रूट को नहीं छोड़ सकते जिसे हमने इतनी मुश्किल से साफ किया है। पर मिस्टर जू को तभी एक मेडिकल स्टोर के बारे में याद आता है जो यहाँ से काफी पास है। वो वहाँ से उस मेडिसिन को ले सकते हैं और सेफ जोन के लिए निकल सकते हैं। मोफैन वहाँ जाने का फैसला करता है और कहता है कि उन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, वो उन लोगों को ढूंढ लेगा। इनमें से एक स्टूडेंट अर्थ पावर का यूज करके देखता है कि इनका रास्ता साफ है और ये लोग जैंग को लेके आगे बढ़ रहे होते हैं। पर मोबाइल इतनी खामोशी को देख कहता है कि इतना सन्नाटा किसी खतरे से कम नहीं है, जिस पर मिस्टर जू भी उसकी बात से एग्री करते हैं। कुछ आगे जाने पर मोबाइल सबको शांत रहने के लिए कहता है और आगे मोड़ पर जाकर सबको पास बुलाता है। इसके बाद बाहर आता है एक वॉरियर लेवल मॉन्स्टर जो वन आइड वुल्फ से कहीं ज्यादा ताकतवर था। सीन शिफ्ट होता है और हम दो व्हाइट साइक्लोप्स को देखते हैं जो सिविलियन पर अटैक कर देते हैं, पर लिन उनकी हेल्प करती है और उन्हें वहां से सेफली निकाल देती है। तभी यहाँ बाई यांग अपने नए पालतू वुल्फ के साथ आता है जिसे हम पहले भी स्टूडेंट्स के टेस्ट के वक्त देख चुके हैं। उसे देख वो दोनों व्हाइट साइक्लोप्स भाग जाते हैं। लिन बाई यांग से पूछती है कि वो अपनी आउटपोस्ट पर क्यों नहीं है, जिस पर वो कहता है कि हालातों को देखते हुए कईयों ने स्नो पीक आउटपोस्ट को छोड़ दिया है और मुझे अभी एक मैजिक स्कूल के स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करने जाना है। ये सुनकर लिन को लगता है कि उसे ये पता है कि मोफैन के पास ही होली स्प्रिंग वाटर है और इसीलिए वो उसे प्रोटेक्ट करने जा रहा है, जो कि अच्छी बात है, और कहती है कि तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। इधर मोफैन उस मेडिकल स्टोर के पास आ जाता है और कहता है कि जैंग मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर उसे अपने और जैंग के साथ बिताए वक्त याद आते हैं। जैंग को अपना ये शहर बहुत पसंद है और वो इसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, पर इसके लिए उसे खूब मेहनत करनी होगी ताकि वो इतना स्ट्रांग हो सके कि मोफैन के साथ खड़ा होकर लड़ सके। दूसरी तरफ सभी लोग उस वॉरियर लेवल मॉन्स्टर के निकलने का वेट कर रहे थे कि तभी इनमें से एक पूछता है कि वॉरियर लेवल मॉन्स्टर कितना पावरफुल होता है, जिस पर मोबाइल बताता है कि मॉन्स्टर्स के पावर लेवल सेम मेजेस की तरह होते हैं, बिगिनर, मिड और एक्सपर्ट। मॉन्स्टर्स में इनकी सबसे लो क्लास सर्वेंट क्लास होती है जिसमें साइक्लोप्स और वुल्फ जैसे मॉन्स्टर आते हैं जिन्हें हमें मारने में भी इतनी परेशानी हुई। इसके बाद वॉरियर लेवल मॉन्स्टर जो कमांडर लेवल के मॉन्स्टर को फॉलो करते हैं और एक वॉरियर लेवल के लिए किसी मेज को मारना बहुत आसान है। जैंग सोचता है कि इतने पावरफुल मॉन्स्टर्स यहाँ क्या कर रहे हैं और क्या मोफैन सेफ होगा। दूसरी ओर मोफैन उस मेडिसिन को ढूंढ रहा था और तभी उसकी नजर पास के एक गड्ढे पर जाती है जिसके अंदर एक साइक्लोप्स था जो एक आदमी को खा रहा था। वो मोफैन को देख लेता है और उस पर लेजर अटैक कर देता है जिससे रूफ टूट जाती है और कुछ मेडिसिन गिर जाती है, और ये वही हेमोस्टेटिक एजेंट मेडिसिन थी जो जैंग के खून को रोकने के लिए चाहिए थी। मोफैन उसे उठा लेता है कि तभी साइक्लोप्स भी आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। फैन उसे डॉज कर लेता है, पर इससे पहले कि साइक्लोप्स उसके ऊपर फिर से अटैक कर पाता, वॉरियर लेवल मॉन्स्टर उसे पकड़ के खा जाता है और चला जाता है। उसे देख मोफैन थोड़ा डर जाता है कि उसने वॉरियर लेवल को कभी हंटर टीम में रहते हुए भी नहीं देखा, क्योंकि ये सिर्फ घने जंगलों में ही रहते हैं। अब वो जैसे ही जाने वाला था कि तभी वो देखता है कि वॉरियर लेवल मॉन्स्टर ने उसे देख लिया है और वो मेडिकल स्टोर को तोड़ देता है। इधर काफी देर बाद भी मोफैन नहीं आता तो मुबाई और ज़ूकुन कहते हैं कि अब उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो जिंदा होता तो अब तक लौट चुका होता। बाकी लोग भी इस चीज से राजी थे क्योंकि मोफैन भी यही चाहता कि सभी लोग सेफली सेफ जोन चले जाएं। पर तभी मोफैन अंडरग्राउंड सीवर से बाहर आता है और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जब वॉरियर लेवल मॉन्स्टर ने उस मेडिकल स्टोर को तबाह किया तब उससे पहले ही वो उस गड्ढे में कूद गया होगा जो सीवर से जुड़ा हुआ था। ज़ूमिन कहती है कि सब लोगों को उसकी चिंता हो रही थी, जिस पर मोफैन कहता है कि रिस्क वर्थ इट था क्योंकि मैं मेडिसिन ले आया हूँ। मिस्टर जू इसके बाद वो मेडिसिन जैंग के ऊपर यूज करते हैं जिससे वो इंस्टेंटली रिकवर हो जाता है और फैन को इसके लिए थैंक्स बोलता है, पर फैन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, चलो हम सेफ जोन चलते हैं। इधर हम बाकी स्टूडेंट्स को देखते हैं जो उसी रास्ते से सेफ जोन की तरफ चल पड़ते
पड़ते हैं जिसे वैनगार्ड टीम ने बनाया था, जहां इन्हें कई मॉन्स्टर्स की बॉडी मिलती है और एक स्टूडेंट यांग की बॉडी भी, जिसे देख वो समझ जाते हैं कि वैनगार्ड टीम ने अपनी जान को खतरे में डाल ये सेफ रूट तैयार किया है। ये लोग यिंग की बॉडी को भी साथ ले जाने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ इन लोगों को एक बड़ा सा बैरियर नजर आता है, जिसे देख ये समझ जाते हैं कि कुछ ही देर में ये लोग वहां पहुंच जाएंगे। आगे जाने पर इन्हें एक वुल्फ नजर आता है, जिसे देख ये लोग अलर्ट हो जाते हैं। ये बाई यांग था, जिसे देख स्टूडेंट्स को चैन की सांस मिलती है। मिस्टर जू उसे बताते हैं कि कैसे वो यहाँ तक पहुंचे हैं और उन लोगों के बारे में भी जो सेम रूट से इनके पीछे आ रहे थे। वो सब बाई यांग से सेफ जोन तक हेल्प मांगते हैं। बाई यांग मो फैन को देखता है और कहता है, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। फैन सोचता है कि वो उसे क्यों ढूंढ रहा था। बाई यांग होली स्प्रिंग वाटर के बारे में उससे पूछता है कि क्या वो तुम्हारे पास है, और अगर ऐसा है तो मुझे दे दो, क्योंकि वो काफी खास चीज है और अगर वो ब्लैक क्यूरिया के हाथों में पड़ गई तो शहर बर्बाद हो जाएगा। मिस्टर जू भी स्प्रिंग वाटर को बाई यांग को देने के लिए कहते हैं कि वो उनके पास सेफ रहेगा, पर मोफैन कहता है कि ये मेरे पास सेफ है, मैं इसे सीधा ऑफिसर जैंग कोंग को दूंगा, और इसमें वो बाई यांग से मदद मांगता है। बाई यांग हंसने लगता है और कहता है, अच्छा ऐसा है तो मरो। इसके बाद हम सीधा एक दूसरी आउटपोस्ट को देखते हैं। वहाँ पे सभी सोल्जर्स आउटपोस्ट को मॉन्स्टर के अटैक से संभाल रहे थे, पर देखकर लग रहा था कि ये लोग ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही हम ये आउटपोस्ट खो देंगे। इधर जैंग कोंग को एक सोल्जर से पता चलता है कि जो 4th पेट्रोल टीम थी उसका एक टीम मेंबर जैसे तैसे सरवाइव करके यहाँ तक आ गया है। क्या सच में? अगर ऐसा है तो उसका अच्छे से ख्याल रखो, क्योंकि उस टीम के 2 सिग्नल के बिना खतरा कितना बड़ा है ये हम नहीं जान पाते। पर एक बात है, उस सर्वाइवर के मुताबिक उनकी टीम 4 सिग्नल आराम से भेज सकती थी, पर उनकी टीम मेंबर पर एक आर्क वुल्फ ने अटैक कर दिया। क्या तुम पक्का श्योर हो वो एक वन आइड वुल्फ नहीं था? हाँ सर, उसने यही कहा कि वो एक पेट आर्क वुल्फ था। हमारी आर्मी में सिर्फ एक ही ऐसा पर्सन है जिसके पास पेट आर्क वुल्फ है, और वो है। इधर हम बहुत से सिटीजन्स को देखते हैं जो जैसे तैसे सेफ जोन में आ गए थे और सोल्जर्स उनकी मदद कर रहे थे। मुयू की भी मरहम पट्टी की जाती है और वो उनसे अपनी बेटी निंगजू के लिए एक अच्छे रूम की अरेंजमेंट करने के लिए कहता है। इस दौरान निंगजू सोल्जर्स को कहते हुए सुनती है कि मैजिक हाई स्कूल के बचे हुए स्टूडेंट्स भी इसी तरफ आ रहे हैं और कौन जाने वो यहाँ तक सेफली आ भी पाएंगे या नहीं। ये सुनकर निंगजू को मोफैन की चिंता होने लगती है और वो उनकी हेल्प करने का डिसाइड करती है, पर मुयू उसे रोक लेता है। एक आर्मी उन मॉन्स्टर्स का सामना नहीं कर पा रही है और तुम्हें लगता है कि तुम अकेली उन्हें बचा लोगी? इससे अच्छा है तुम यहीं रहो, और वैसे भी मैं अपनी एक लौती बेटी को खतरे में नहीं डालना चाहता। इसके बाद वो सोल्जर्स को निंगजू को नजरबंद करने का ऑर्डर दे देता है। दूसरी तरफ बाई यांग मोफैन से स्प्रिंग वाटर मांगता है और कहता है कि अगर तुम मुझे वो प्यार से दे दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो अंजाम बुरा होगा। मोफैन उसे स्प्रिंग वाटर देने से मना कर देता है और कहता है, तुम ब्लैक क्यूरिया के मेंबर हो और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? चलो ठीक है, अगर नहीं बताना चाहते तो। और बात रही स्प्रिंग वाटर की, तो वो मैं तुम्हें मार कर भी हासिल कर लूंगा। इसके बाद बाई यांग अपने मंकी मॉन्स्टर को समन कर लेता है जो सिर्फ ब्लैक क्यूरिया के मेंबर के पास ही होते हैं, और वो सभी स्टूडेंट्स को घेर लेते हैं। तभी आर्क वुल्फ मोफैन को भी पंजों के नीचे दबा लेता है। मोफैन! इस दौरान एक ब्लैक बीस्ट मंकी जैंग पर अटैक कर देता है और वो अपने विंड मैजिक को रिलीज करने की कोशिश करता है, पर इतने शॉर्ट टाइम में वो ऐसा नहीं कर पाता। जब वो आंखें खोलता है तो देखता है कि वो वाटर सील्ड से बच गया है जो यू हे ने बनाई थी, पर इस दौरान वो खुद बुरी तरह जख्मी हो जाती है। ये देख जैंग शॉक्ड रह जाता है और मॉन्स्टर उस पर फिर से अटैक करने लगता है, पर झाओ टिंग थंडर मैजिक से उसे दूर फेंक देता है और मुंह बाय आइस अटैक से उसे जमा देता है। इस दौरान बाकी स्टूडेंट्स भी अपनी मैजिक का यूज करके मंकी मॉन्स्टर्स पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इधर जैंग यूहे से कहता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, मैंने कर दिया। तुम वो पहले इंसान हो जिसे मैंने अपने मैजिक से बचाया है। मैं डरपोक नहीं हूँ। तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम्हें अपने आप को बचाना चाहिए था, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत खास जो हो। इसके बाद यू हे मर जाती है। ये देख बाई यांग मोफैन से कहता है, देखो तुम्हारे दोस्त मर रहे हैं और तुम कुछ नहीं कर सकते। मोफैन इसके बाद अपने 7 स्टार्स को कंट्रोल करता है और आर्क वुल्फ से अपने आप को छुड़ा लेता है। लगता है तुम पिछली बार से थोड़े ज्यादा ताकतवर हो गए हो। इसके बाद बाई यांग फिर से कई मंकी मॉन्स्टर्स को क्रिएट करता है जो उसके दोस्तों पर अटैक करने लगते हैं। वो कहता है कि अगर उसे अपने दोस्तों की जान प्यारी है तो स्प्रिंग वाटर दे दे। मोफैन स्प्रिंग वाटर की शीशी निकालता है और कहता है, क्या तुम्हें यही चाहिए? लगता है तुम हार मानने के लिए तैयार हो। पर मोफैन पूरे स्प्रिंग वाटर को पी जाता है, जिसे देख बाई यांग फ्यूरियस हो जाता है और कहता है, अब मैं तुझे चीर कर स्प्रिंग वाटर को हासिल करूंगा। मोफैन इसके बाद आर्क वुल्फ पर लाइटनिंग अटैक करके उसे पैरालाइज कर देता है, जिसे देख बाई यांग कहता है, काफी इंप्रूवमेंट्स नजर आ रही हैं, पर तुम मेरे सामने बिल्कुल नहीं टिक पाओगे। अब मोफैन को उस वुल्फ को रिकवर होने से पहले मारना था, जिसके लिए उसे टाइम की जरूरत थी। जोमिन समझ जाती है और मोबाई से कहती है, हमें उस
उसके लिए थोड़ा टाइम निकालना होगा। इसके बाद वो दोनों एक एक मंकी मॉन्स्टर को संभालने का डिसीजन लेते हैं और टूट पड़ते हैं। बाई यांग मंकीज को उन दोनों को छोड़कर मो फैन पर अटैक करने के लिए कहता है, पर तब तक मो फैन एक मैसिव अटैक बना लेता है और एक मंकी पर छोड़ देता है, जिसके ऊपर से ज़ू मिन भी अपने फायर अटैक से उसे डबल कर देती है, जिससे इस मंकी मॉन्स्टर का बचना नामुमकिन था। लेकिन तभी आर्क वुल्फ, जो अब रिकवर हो चुका था, वो ज़ू मिन पर अटैक करके उसे नॉक कर देता है। इसके बाद हम जू शेंग को देखते हैं, जो छुप कर बाई यांग के पास जा रहा था, क्योंकि ये मंकी मॉन्स्टर्स तब तक नहीं रुकने वाले थे जब तक कि इनका समनर जिंदा है, और वो खुद बाई यांग है। मैं इसे अपने स्टूडेंट्स को और परेशान करने नहीं दे सकता। बाई यांग इधर मो फैन पर अटैक करने वाला था कि तभी जू शेंग अचानक से आकर अपने लाइट मैजिक से उसका ध्यान खींच लेता है और मो फैन इस दौरान आर्क वुल्फ पर अटैक थ्रो करने में कामयाब हो जाता है। इधर बाई यांग मिस्टर जू से कहता है, तुम एक मामूली सी टीचर हो, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे सामने टिक पाओगे? मिस्टर जू अपनी लाइट से मॉन्स्टर को प्यूरिफाई करने की कोशिश करता है, जिस पर बाई यांग कहता है, ये एक कर्स्ड मॉन्स्टर है, इस पर तुम्हारी प्यूरिफिकेशन मैजिक का असर नहीं होने वाला। इस दौरान मो बाय पीछे से आकर अपने आइस स्पेयर से उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है और मारा जाता है। इसके बाद देखते ही देखते सभी मंकी मॉन्स्टर्स एक एक करके खत्म हो जाते हैं। इधर जैंग यूहे को खोने के गम में रो रहा था। इन्होंने जैसे तैसे सिचुएशन को तो संभाल लिया था, पर जैंग ने अपनी एक खास दोस्त को खो दिया था। बाई यांग अब मर चुका था। ज़ू मिन और मोबाई मो फैन के पास आते हैं और पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? हाँ। पर फिर वो उन मंकी मॉन्स्टर को गायब होते हुए देखता है तो शॉक्ड रह जाता है और पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, जिस पर जू शेंग बताता है कि ये ब्लैक बीस्ट हैं, जो अपनी ओनर से लिंक होते हैं। अब क्योंकि इनका ओनर बाई यांग मर चुका है तो इन्हें कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए ये अपने आप वापस ब्लैक सब्सटेंस में बदल रहे हैं। तो फाइनली ये सब खत्म हुआ। इधर जैंग को यूहे का दुख था, वो रो रहा था और मो फैन से कहता है, भाई फैन मुझे स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा। कुछ देर में यहाँ पर ऑफिसर यांग अपने फेलो ऑफिसर्स के साथ पहुंच जाता है और मो फैन को देखकर कहता है, तो फाइनली तुम मिल ही गए। यांग फिर आसपास देखता है और पूछता है कि यह क्या हुआ था। इससे पहले कि मो फैन कुछ बोल पाता, दूसरा स्टूडेंट कहता है, क्या यह कोई ड्रामा है जिसमें पुलिस सब कुछ खत्म हो जाने के बाद आती है? पर जू शेंग उसे शांत रहने के लिए कहता है। तभी इन्हें बाई यांग की बॉडी के बारे में पता चलता है, जिस पर ऑफिसर उन लोगों पर गुस्सा करते हैं कि उन्होंने उनके कॉमरेड को मारा है, जिस पर यांग मो फैन से इसके बारे में पूछता है और मो फैन बताता है कि ऑफिसर बाई यांग ब्लैक क्यूरिया के लिए काम करता था। प्रूफ के लिए यहाँ आपको ब्लैक सब्सटेंस मिल जाएगा, जिसकी मदद से उसने मंकी मॉन्स्टर्स को क्रिएट किया था। बाई यांग के बारे में ये सब सुनकर यांग शॉक्ड रह जाता है कि वो एक गद्दार कैसे हो सकता है। ऑफिसर इस एरिया को इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड करते हैं, पर ये भी अच्छी तरह जानते थे कि ये एरिया सेफ नहीं है, इसीलिए यांग उन्हें कहता है, हम बाई यांग की बॉडी और ब्लैक सब्सटेंस को सेफ जोन के अंदर ही एग्जामिन करेंगे और उसके बाद ही ये डिसाइड करेंगे कि बाई यांग एक गद्दार था या नहीं। कुछ देर बाद ये लोग पहुंच जाते हैं सेफ जोन में। दूसरी तरफ हम एक मिलिट्री स्क्वाड को देखते हैं, जो बॉ सिटी को इन्वेस्टिगेट करने आए थे, जहां इन्हें बहुत से वन आइड वुल्फ मिलते हैं, पर किसी को भी नहीं पता था कि ये मॉन्स्टर आखिर सिटी में कैसे घुस पा रहे हैं, क्योंकि सिटी में कोई भी मॉन्स्टर फ्रंट गेट से नहीं घुस सकता। प्रोटेक्टिव स्पेल के चलते ये उनके लिए नामुमकिन था। इन लोगों को यहाँ इनका कमांडर मॉन्स्टर टेरोलिकस भी दिखाई देता है, जिससे ये लोग पंगा नहीं ले सकते थे और इसके बारे में मिलिट्री को इन्फॉर्म करने का डिसीजन लेते हैं और वापस जाने लगते हैं। पर तभी टेरोलिकस इन लोगों को नोटिस कर लेता है। क्या आखिर इसने हमें नोटिस कैसे किया? बड़े टियर के मॉन्स्टर के पास अपने सराउंडिंग्स को सेंस करने की स्ट्रॉन्ग एबिलिटी होती है। ये आखिर कितना स्ट्रॉन्ग है। टेरोलिकस के इस मासिव बीम अटैक से इस पूरी स्क्वाड का सफाया हो गया था। ऑन द अदर हैंड वो स्टूडेंट्स जिनके लिए वैनगार्ड टीम ने रूट क्लियर किया था, वो लोग भी ऑलमोस्ट सेफ जोन में पहुंच चुके थे। इधर ये लोग सेफ जोन में थे और टीचर जू शेंग सबको अश्योर कर रहे थे कि अब वो लोग सेफ हैं। तभी एक ऑफिसर मो फैन को बताता है कि उसे हेड इंस्ट्रक्टर जैंग कोंग बुला रहे हैं। वहीं बाई यांग की बॉडी को एग्जामिन कर लिया गया था और वो जैंग कोंग को बताते हैं कि बाई यांग के हार्ट में सेम साइंस मिले हैं जो ब्लैक बीस्ट में थे, जिसका मतलब है कि बाई यांग ब्लैक क्यूरिया का एक जासूस था जो उनके ही बीच आर्मी में रह रहा था और इसने स्प्रिंग वाटर के लिए स्टूडेंट्स की वैनगार्ड टीम को भी मारने की कोशिश की। तभी मो फैन यहाँ आता है, जिसे देख जैंग कोंग कहता है, शुक्र है तुम ठीक हो। हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर मेरे कई दोस्त मारे गए, जिसके जिम्मेदार आपका सबऑर्डिनेट बाई यांग था। बाई यांग को लेकर जैंग कोंग भी उतना ही शॉक्ड था जितना कि मो फैन और बाकी सब। मुझे कभी नहीं लगा कि वो ब्लैक क्यूरिया से है, ये मेरी ही गलती है जो मैं
ये देख नहीं पाया। फिर वो मोफैन से स्प्रिंग वाटर के बारे में पूछता है, जिस पर मोफैन कहता है कि वो उसे पी गया। क्या मजाक मत करो, तुम्हें पता भी है वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। स्प्रिंग वाटर वो सिटी को हर साल एक ताकतवर मेज देता है। हाँ मैं जानता हूँ, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं था, और वैसे भी ये ब्लैक क्यूरिया के हाथ लगने से तो अच्छा ही है। जैंग कॉन्ग जैसे तैसे शांत हो जाता है। सही कहा, वैसे भी सेक्रेट स्प्रिंग वाटर की वजह से सिटी पर हमेशा खतरा बना रहता था। फिर वो आगे की प्लानिंग के बारे में बात करता है कि कैसे सिटी के अंदर वन आइड वुल्फ और साइक्लोप्स मॉन्स्टर बढ़ रहे हैं, और उनका लीडर टेरोलिकस अभी भी सिटी में है, जिसे उन्हें मारना होगा, वरना जो लोग अभी बिल्डिंग्स में छुपे हुए हैं उनकी जान खतरे में है। मोफैन पूछता है कि वो ये कैसे करने वाला है। इस पर एक फेलो ऑफिसर कहता है, हमारे बॉस कम नहीं है, ये एक एक्सपर्ट लेवल मेज है जो उस मॉन्स्टर का डटकर मुकाबला कर सकते हैं। इस पर जैंग कॉन्ग कहता है कि उसके जीतने के चांस 50% हैं, और वो भी तब अगर कोई उस फाइट के बीच में ना आया तो, यानी कि साइक्लोप्स और वन आइड वुल्फ। और अगर टेरोलिकस से फाइट से पहले उस एरिया के वुल्फ और साइक्लोप्स को नहीं हटाया गया तो जीतना नामुमकिन है। इसके बाद वो अपने सोल्जर्स को टेरोलिकस का सामना करने के लिए मोटिवेट करता है। वक्त आ गया है उस मॉन्स्टर को मारने का, जिसके लिए सभी सोल्जर्स तैयार थे और निकल पड़ते हैं इस मिशन के लिए, जिन्हें जैंग कॉन्ग लीड कर रहा था। कुछ देर बाद मोफैन को देखते हुए निंगजू यहाँ पहुंच जाती है, जो उसे सही सलामत देख हक कर लेती है। मुझे पता था तुम्हें कुछ नहीं होगा। पीछे पीछे मुयू भी आ गया था, जो निंगजू को मोफैन के साथ देख गुस्सा करता है और कहता है, तुम इस मतलबी लड़के के लिए यहाँ आई थी जो अपनी जान बचाकर सभी को मरने के लिए छोड़ आया। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। अब मुयू जो घायल होकर खुद उल्टे पैर भाग आया था, उसे कुछ नहीं पता था। मोफैन उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने और मेरे क्लासमेट्स ने ही अपनी जान पर खेलकर एक सेफ रूट बनाया था, जिस रास्ते से सभी सर्वाइव किए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और तुम जैसे लोग जिनके पास रिसोर्सेस और पावर हैं, वो लोग सिटीजन्स के लिए काफी कुछ कर सकते हैं, पर तुम यहाँ बैठे हो। निंगजू मोफैन के बीच आ जाती है और कहती है कि उसके फादर को उल्टा सीधा बोलना बंद करे। ये देख मोफैन ये कहते हुए निकल जाता है कि उसके पास और भी जरूरी काम है, वो उन पर वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। फिर वो रियलाइज करता है कि उसके फादर और जिंजिया अभी भी कहीं बाहर हैं और खतरे में हैं। वहीं जियाजिंग सिटी में मोफैन को ढूंढ रहा था, जहां वो एक साइक्लोप्स मॉन्स्टर की नजर में आ जाता है और वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी एक वाटर फ्लो अटैक से वो दूर जाकर गिरता है और मारा जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि लिन थी। वो उसके पास आती है और पूछती है कि क्या वो मोफैन के फादर हैं? हाँ। इसके बाद वो बेहोश हो जाता है और तभी 3 वन आइड वुल्फ इन लोगों को घेर लेते हैं। दूसरी तरफ मोफैन जिंजिया और अपने फादर को ढूंढने के लिए एक लेडी ऑफिसर से उन लोगों की लिस्ट मांगता है जो लोग यहाँ आ चुके थे। लेडी ऑफिसर जिंजिया और उसके फादर के नेम को चेक करती है और बताती है कि उनके नेम इस लिस्ट में नहीं है। इसका मतलब वो लोग यहाँ नहीं है और अभी भी कहीं बाहर हैं। तभी यहाँ मिलिट्री चीफ आता है और मोफैन को वहाँ देखकर पूछता है कि वो कौन है। मेरा नाम मोफैन है, ये अपनी फैमिली को ढूंढ रहा है, उम्मीद है तुम उन्हें ढूंढ लोगे। इन लोगों को अब पता चल गया था कि इतने सारे मॉन्स्टर्स सिटी में कैसे घुसे। असल में उन्होंने किसी तरह उस बैरियर को बाईपास कर लिया था जो सिटी को प्रोटेक्ट करता है, और अंडरग्राउंड टनल्स के जरिए सिटी में घुसे। अब और मॉन्स्टर्स सिटी में ना घुसे, इसके लिए उन्हें उन टनल्स को ढूंढना होगा और डिस्ट्रॉय करना होगा, लेकिन ये लोग नहीं जानते कि वो टनल्स और अंडरग्राउंड रास्ते कहाँ हैं। मोफैन को याद आता है कि साइक्लोप्स के साथ उसका पहला एनकाउंटर जिंजिया के स्कूल में हुआ था और लिन की सिस्टर भी उसी स्कूल से मिसिंग हुई थी। वो चीफ से कहता है, शायद मैं जानता हूँ कि हमें वो टनल्स और अंडरग्राउंड रास्ते कहाँ मिलेंगे। वो उन्हें सिटी हंटर टीम के बारे में बताता है जिनके साथ वो पहले काम कर चुका है। ये सुन चीफ हंटर टीम को बुलाने का ऑर्डर देता है। हंटर टीम के 2 मेंबर कैप्टन और जाओ के पहुंच जाते हैं, जिन्हें हम पहले देख चुके हैं। वेल उन लोगों को इनके बारे में अच्छे से पता होगा जिन्होंने इसका फर्स्ट पार्ट यानी कि सीजन 1 देख रखा है। खैर मोफैन जाओ के से उस डेटा को मांगता है जहाँ जहाँ इन लोगों का साइक्लोप्स मॉन्स्टर से एनकाउंटर हुआ था, लेकिन कैप्टन कहता है कि साइक्लोप्स इतनी बड़ी टनल कभी नहीं खोद सकते जिससे इतने मॉन्स्टर सिटी में आ जाएं। फिर वो उस टनल प्रोजेक्ट के बारे में बताता है जिसके चलते सिटी के नीचे बहुत सारी टनल्स बनाई गई थी, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं उस टनल प्रोजेक्ट के पीछे के लोग सिटी में मॉन्स्टर अटैक का कारण हो। जिस पर चीफ कहता है, क्या सच में ये कोई बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है? फिर जाओ के को डेटा से पता चलता है कि सबसे ज्यादा साइक्लोप्स मॉन्स्टर जो कि जमीन खोदने में एक्सपर्ट होते हैं, वो मिंग वैन डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा अपीयर हुए थे, और उस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा मॉन्स्टर वहाँ के गर्ल्स स्कूल में अपीयर हुए थे। ये असल में वही जगह है जहाँ मोफैन का सबसे पहला
पहला एनकाउंटर साइक्लोप्स के साथ हुआ था। चीफ हंटर टीम से उस पॉइंट को ढूंढने में मदद मांगता है जहाँ से ये सारे मॉन्स्टर आ रहे थे। मोफैन जब वहाँ से बाहर आता है तो अपने फादर और जिंजिया के बारे में सोचने लगता है और तभी उसे वहाँ उसके फादर दिखाई देते हैं जिन्हें वो गले लगाता है। मुझे खुशी है तुम बिल्कुल ठीक हो, पर आप यहाँ आखिर पहुँचे कैसे? जियाजिंग बताता है कि एक फीमेल ऑफिसर ने उसकी जान बचाई जो उसे जानती थी। मोफैन समझ जाता है कि वो जरूर लिन होगी। फिर हम वेनजिए और रॉकी को देखते हैं। वेनजिए कहता है कि यहाँ आते वक्त हमें तुम्हारे फादर मिले और हम इन्हें यहाँ ले आए, पर अफसोस कि वो फीमेल ऑफिसर लिन तुम्हारे फादर को बचाते हुए मारी गई। यह सुन मोफैन को उसके लिए बहुत बुरा लगता है, पर उसने अपने फादर को बचाने का प्रॉमिस पूरा कर दिया था। लेकिन मरते मरते लिन को इस बात का अफसोस रह जाता है कि वो जिंजिया को नहीं ढूंढ पाई। जियाजिंग यहाँ जिंजिया के बारे में सोचकर रोने लगता है, लेकिन मोफैन को लगता है कि क्योंकि जिंजिया चल नहीं सकती तो वो स्कूल से ज्यादा दूर नहीं होगी। इधर चीफ सिटी हंटर टीम के साथ सिटी के उस एरिया में जा रहा था, उस स्पॉन पॉइंट को ढूंढने जहाँ से मॉन्स्टर आ रहे थे। पर तभी मोफैन यहाँ आता है और उन लोगों से सिटी के लिए राइड मांगता है ताकि जिंजिया को ढूंढ सके। तभी उसके क्लासमेट यहाँ आकर उसे बाहर जाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि जैसे तैसे ये लोग यहाँ पहुंचे थे और मोफैन फिर से उस जगह जाना चाहता था जहाँ किसी भी पल वो मर सकता है। मोफैन के फादर भी उसे जाने से मना करते हैं क्योंकि वो दोनों को नहीं खोना चाहता, और तो और वो ये भी नहीं जानते कि जिंजिया जिंदा भी होगी या नहीं। जिस पर मोफैन कहता है कि उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हो सकता है वो सिटी में अभी भी कहीं फंसी हुई हो और उसे उनका इंतजार हो। चीफ उसे साथ ले जाने के लिए मान जाता है, पर कहता है कि देखो तुम हमारे साथ चल सकते हो, पर हमसे ये उम्मीद मत रखना कि हम तुम्हारी उसे ढूंढने में मदद करेंगे, क्योंकि हमारे पास इससे इम्पोर्टेंट काम है, जो कि है मॉन्स्टर के स्पॉन पॉइंट को ढूंढना और खत्म करना। मोफैन इसके लिए मान जाता है। दूसरी तरफ बेचारी जिंजिया कुछ लोगों के साथ अभी भी सिटी में कहीं फंसी हुई थी। एक ब्लॉन्ड लड़की उसके पास आती है और उसे पीने के लिए पानी देती है। इस बीच जो बाकी लोग फंसे हुए थे वो फैसला करते हैं कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि यहाँ रहकर वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। एक प्लम्बर इन लोगों को सेफली गाइड करने का फैसला करता है और कहता है मैं प्लम्बर होने के नाते यहाँ की अंडरग्राउंड रास्तों को अच्छे से जानता हूँ, तो तुम लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। सही कहा, अंडरग्राउंड रास्तों से जाना बेहतर रहेगा। ये लोग जाने लगते हैं, पर ब्लॉन्ड गर्ल उन लोगों को रोकती है और जिंजिया के लिए हेल्प मांगती है। पर प्लम्बर कहता है कि अंडरग्राउंड रास्ते बहुत छोटे हैं, तो वहाँ पर व्हील चेयर से नहीं जा सकते। कोई भी उसकी मदद नहीं करता और वो जाने लगते हैं। ब्लॉन्ड गर्ल उसकी हेल्प करने का डिसाइड करती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपनी पीठ पर कैरी करूंगी, पर जिंजिया उसके लिए मुसीबत नहीं बनना चाहती और उससे उन लोगों के साथ जाने के लिए कहती है। लेकिन इससे पहले वो उससे एक फेवर मांगती है। वो उसे अपना ब्रेसलेट निकाल कर देती है और कहती है कि जब वो सेफ जोन पहुंच जाए तो मोफैन नाम के लड़के को ये दे दे और उससे कह दे कि मैं उसकी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। ब्लॉन्ड गर्ल कहती है कि वो उसे उसका ये ब्रेसलेट डिलीवर कर देगी और ये भी कहेगी कि वो उसे रेस्क्यू कर ले। जिंजिया उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि वो मोफैन को ये कहे कि वो मर चुकी है ताकि वो यहाँ आकर अपनी जान खतरे में न डाले। वो लड़की रोते हुए उसका ये ब्रेसलेट ले जाती है। इधर मोफैन, हंटर टीम और चीफ सिटी में पहुंच चुके थे। कुछ दूर जाने के बाद इन्हें एक डेड एंड मिलता है जहाँ से ये ट्रक के बिना जाने का डिसाइड करते हैं और वेनजी कहता है कि वो स्काउट करेगा और रास्ते को क्लियर करेगा। वो अपने वाइंड मैजिक से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी कुछ छुपे हुए साइक्लोप्स मॉन्स्टर बाहर निकल कर आते हैं। मोफैन उसे अलर्ट करने की कोशिश करता है, पर चीफ उसे शांत रहने के लिए कहते हैं। इधर वेनजी वाइंड मैजिक से टोर्नेडो क्रिएट करता है और साइक्लोप्स को मार देता है। ये देख मोफैन उससे इम्प्रेस हो जाता है कि उसने बिना किसी परेशानी के उन्हें आराम से खत्म कर दिया। जिस पर चीफ कहता है कि किसी भी मैच के लिए बैटल एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज वो ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब ये थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जहां इन्हें और कई सारे साइक्लोप्स मिलते हैं जिन्हें चीफ अपने आइस मैजिक क्रशिंग ब्लो से जमा के तोड़ देता है। ये देख मोफैन समझ जाता है कि चीफ कोई मामूली मेज नहीं है बल्कि काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अभी जो मैजिक उसने यूज किया था वो स्टार चार्ट लेवल मैजिक था। इस पर कैप्टन कहता है कि ये एक इंटरमीडिएट लेवल मैजिक है। चीफ ताकतवर है। मोफैन कहता है कि वो भी इस लेवल पर पहुंचना चाहता है। इस पर कैप्टन कहता है तुम्हारी फाउंडेशन मेरे से बेहतर है और तुमने होली स्प्रिंग में भी ट्रेनिंग की है, तो तुम्हारे लिए ये मुश्किल नहीं होना चाहिए। हालांकि तुम्हें पहले स्टार डस्ट से नेब्यूला तक पहुंचना होगा, उसके बाद तुम लेवल अप कर सकते हो और जब तुम उस लेवल पर पहुंच जाओगे तब तुम्हें मंत्र पढ़ने में थोड़ी मुश्किल होगी। लेकिन मोफैन सोचता है कि क्योंकि उसके पास टैंग की दी हुई ये स्टार चार्ट बुक है तो उसे मंत्र बोलने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ी आगे और चलने के बाद झाओके को किसी की आवाज आती है जो मदद मांग रहा था, पर चीफ उसे मना कर देता है क्योंकि यहाँ आने का उनका सिर्फ एक ही मकसद है और वो है मॉन्स्टर के स्पॉन पॉइंट को डिस्ट्रॉय करना। तभी वेनजिए एरिया की निगरानी के बाद लौट आता है और चीफ आगे बढ़ने के लिए कहता है। तभी इनकी तरफ एक आदमी आता है जो बुरी तरह घायल था। वो उनके सामने ही गिर जाता है और चेक करने पर पता चलता है कि वो मर चुका है। रॉकी कहता है कि यहाँ कोई मॉन्स्टर तो नहीं है,
पर फिर उसकी नजर पास के एक अंडरग्राउंड नाले पर जाती है जहाँ से ये आदमी आया था। ये तो होना ही था। शायद ये लोग नहीं जानते थे कि अंडरग्राउंड नाले साइक्लोप्स से भरे हुए हैं। खैर चीफ बाकी लोगों के साथ आगे बढ़ने लगता है और तभी मोफैन की नजर जिंजिया के ब्रेसलेट पर जाती है, जिसे देखकर वो डर जाता है कि कहीं ये जिंजिया तो नहीं। लेकिन जब वो उस बॉडी के पास जाता है तो ये वही ब्लॉन्ड लड़की थी जिसे जिंजिया ने अपना ब्रेसलेट मोफैन को देने के लिए कहा था। फीमेल ऑफिसर उसके पास आती है और मोफैन उसे बताता है कि जिंजिया अभी भी जिंदा है और ये ब्रेसलेट इसका सबूत है। ये लोग पास पड़ी बाकी बॉडीज को देखते हैं। ये असल में वही लोग थे जो अंडरग्राउंड रास्तों के जरिए बचकर निकलना चाहते थे, जिन्होंने जिंजिया को डिसेबल्ड होने की वजह से पीछे छोड़ दिया था। लेकिन बचने के बजाय ये सब मारे जा चुके थे। फीमेल ऑफिसर कहती है कि इनमें से एक ने पास ही के मॉल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, इसीलिए हो सकता है कि जिंजिया उसी मॉल में हो। मोफैन मॉल जाने के डिसाइड करता है और ये लोग गर्ल्स स्कूल की तरफ जाने का। दूसरी तरफ जिंजिया मॉल में सुपरमार्केट में थी और वहाँ पर भी बहुत सारे साइक्लोप्स घूम रहे थे। जिंजिया उनसे बचने की कोशिश करती है लेकिन एक साइक्लोप्स उस पर अटैक कर देता है, पर किस्मत से ये सिर्फ उसकी व्हील चेयर थी। वो खुद एक रेफ्रिजरेटर में छिप जाती है। इधर हम दो लोगों को देखते हैं जो सिटी में हुई इस बर्बादी को देखकर काफी खुश थे। इनमें से एक कहता है कि इससे क्या होगा, हमें इस शहर को पूरी तरह से मिटा देना चाहिए। फिर ये लोग आर कीकन नाम के बंदे के बारे में बात करते हैं। पता नहीं वो आखिर क्या सोच रहे हैं। इन दोनों की कन्वर्सेशन से ऐसा लगता है जैसे वो ही सबके पीछे का मास्टरमाइंड है। वैसे हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? एक मिलिट्री स्क्वाड स्पॉन पॉइंट की तरफ बढ़ रही है उसे तबाह करने के लिए। शायद उन्हें पता चल गया है कि स्पॉन पॉइंट गर्ल्स स्कूल में है, हमें उन्हें रोकना होगा। पर उस एरिया में तो सबसे ज्यादा साइक्लोप्स और वन आइड वुल्फ हैं, मुझे नहीं लगता वो बचकर जा पाएंगे। फिर ये लोग स्प्रिंग वाटर के बारे में भी बात करते हैं कि कैसे वो उसे हासिल नहीं कर पाए और अगर वो उन्हें मिल जाता तो उनके लिए चीजें थोड़ी आसान हो जाती। फिर इन्हें मोफैन दिखाई देता है जो इसी तरफ बढ़ रहा था। ये देख इनमें से एक कहता है थंडर मेज काफी रेयर होते हैं, क्या तुम उसे मारने में मेरी मदद करना चाहोगे? ये देख वो दूसरा मास्क वाला बंदा मना कर देता है और कहता है कि वो उसे खुद अपने हाथों से मारेगा क्योंकि वो उसे जानता है। दूसरा वाला कहता है ठीक है अगर वो अकेले ये कर सकता है तो, पर जल्दी करना क्योंकि हम लोग एक मिशन के बीच में हैं। इधर मोफैन एक वन आइड वुल्फ से बचते बचाते मॉल में घुस जाता है जहाँ उसकी मुलाकात उस मास्क वाले बंदे से होती है। वो कहता है पहचाना, लेकिन मोफैन उसे नहीं पहचानता। वो बंदा मास्क हटाता है और रिवील होता है कि ये युएंग है। आखिरी बार हमने इसे तब देखा था जब अजीब पोशाक वाले लोग उसे पनिश कर रहे थे क्योंकि वो मोफैन को हराकर होली स्प्रिंग में ट्रेनिंग नहीं ले पाया था। मोफैन युएंग को यहाँ देखकर हैरान रह जाता है। उसका आधा फेस जला हुआ था जो उन लोगों ने मिशन में फेल होने की वजह से जलाया था। वो कहने लगता है कि कैसे वो 10 साल तक मू फैमिली में नौकरों की तरह रहा और ट्रेन होता रहा ताकि उसे होली स्प्रिंग में ट्रेन होने का मौका मिल सके, जिस बहाने वो अपने मिशन को अंजाम देकर स्प्रिंग वाटर चुरा लेता। पर बीच में मोफैन की वजह से वो ड्यूल आ गया जिसकी वजह से उसका मिशन फेल हो गया। इसका नतीजा उसका ये फेस है। मोफैन समझ जाता है कि वो भी ब्लैक क्यूरिया का पार्ट है। युएंग मोफैन को और कोसता है कि उसकी वजह से होली स्प्रिंग उनके पास नहीं है। अगर ऐसा हो जाता तो सिटी कब की तबाह हो जाती और उसे ब्लैक क्यूरिया में हाई रैंक भी मिल चुकी होती और अब वो उसे मारकर अपना रिवेंज लेगा। युएंग ब्लैक सब्सटेंस की मदद से कई सारे मंकी बीस्ट को क्रिएट कर लेता है। अब देखते हैं तुम कितने ताकतवर हो। मंकी बीस्ट मोफैन को फॉलो करने लगते हैं और वो उन पर हिस ऑफ फायर नाम का अटैक करता है जिससे उन्हें कुछ नहीं होता। इन मंकी बीस्ट को मारने में वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे जिंजिया को ढूंढना था, इसीलिए वो अपने लिए थोड़ा टाइम बाई करने के लिए उन पर थंडर अटैक करके पैरालाइज कर देता है। दूसरी तरफ युएंग को उसका साथी बताता है कि मिलिट्री स्क्वाड गर्ल्स स्कूल में पहुंच चुकी है और ऊपर से ऑर्डर है कि मिशन ज्यादा जरूरी है, तुम्हें यहाँ वापस आना होगा। युएंग अपना रिवेंज लेना चाहता था जिस पर उसका साथी कहता है अगर वो ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा तो वो लोग उसका दूसरे साइड का फेस भी जला डालेंगे। फिर वो मोफैन की तरफ देखता है जो मंकी बीस्ट से लड़ रहा था। हाँ, अफसोस कि तुम्हें मरता हुआ नहीं देख पाऊंगा। इसके बाद युएंग चला जाता है और मोफैन उन बीस्ट से बचते हुए स्टाफ रूम में आकर अपने आप को लॉक कर लेता है और कहता है कि वो इन्हें बिना स्टार चार्ट लेवल मैजिक के नहीं मार पाएगा। तभी उसकी नजर सुपरमार्केट के सीसीटीवी फुटेज पर जाती है जिनमें से एक में उसे जिंजिया की व्हील चेयर दिखाई देती है, जिसे देख वो डर जाता है। पर तभी उसे जिंजिया दिखाई देती है जो अभी भी सेफ थी। बाहर मंकी बीस्ट थे जिनकी वजह से वो यहाँ से नहीं निकल सकता था, लेकिन फिर उसे याद आता है कि साइक्लोप्स की आई साइट खराब होती है, यानी कि वो अपनी आंखों से देख नहीं सकते, सिर्फ बॉडी हीट महसूस कर सकते हैं। और क्योंकि जिंजिया फ्रिज में थी इसीलिए साइक्लोप्स उसका बॉडी टेम्परेचर फील नहीं कर पा रहे थे। वो कहता है मैं यहाँ पर हाथ रखकर अपनी मौत के इंतजार नहीं कर सकता। तभी हम उसके पेंडेंट को चमकता हुआ देखते हैं। इधर जिंजिया का बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा था और वो अगर यहाँ ज्यादा देर तक रही तो ठंड की वजह से मारी जाएगी, इसीलिए वो चाकू लेकर यहाँ से निकलती है और छुप जाती है। वहीं स्टाफ रूम का दरवाजा टूटने वाला था
जिसे देख मोफैन कहता है मुझे इस बार अपनी लिमिट्स को तोड़ना ही होगा। फिर वो अपने अंदर पावर बढ़ती हुई महसूस करने लगता है और अपने पेंडेंट को चमकता हुआ देखता है। क्या ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने स्प्रिंग वाटर पिया था? अब उसके पावर लेवल बढ़ने लगते हैं और उसके अंदर स्टार डस्ट से नेब्यूला भी बनने लगता है। अब नॉर्मली किसी भी मेज के पास 7 स्टार होते हैं, पर टॉप लेवल मेजेस के पास ही 7 से ज्यादा स्टार होते हैं। और टैंग ने उसे बताया था कि जब स्टार डस्ट से नेब्यूला बनेगा तो उसके पास 49 स्टार होंगे जिन्हें उसे 7 के पेयर से कनेक्ट करना होगा। इसके बाद वो स्टार चार्ट लेवल मैजिक को एक्सेस कर पाएगा। अब वो पूरे फोकस के साथ 7 स्टार के 7 पेयर को कनेक्ट करने में कामयाब हो जाता है। ये स्टार चार्ट लेवल फायर है। ये फीलिंग, मुझे यकीन है मैंने स्टार चार्ट लेवल को अचीव कर लिया है। तभी दरवाजा टूट जाता है और मंकी बीस्ट अंदर आ जाते हैं, पर वो उसके इस रूप को देखकर डर जाते हैं और भागने लगते हैं क्योंकि शायद वो जानते थे कि वो अब उसका मुकाबला नहीं कर सकते। पर मोफैन उन पर फायर फिस्ट नाम का फायर अटैक करता है जिससे वो जलकर राख हो जाते हैं और बाकियों को थंडर मैजिक से पैरालाइज करके जला देता है। इधर एक साइक्लॉप्स जिंजिया को देख लेता है जिसकी आंख में वो चाकू मार देती है। शोर होने से बाकी के साइक्लॉप्स भी यहाँ आ जाते हैं। जिंजिया मोफैन को याद करने लगती है और तभी वो यहाँ आकर अपने फायर अटैक से उन्हें मार देता है। जिंजिया मोफैन को देखकर बहुत खुश होती है, पर बॉडी टेम्परेचर कम होने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। मोफैन फायर से उसे वार्म करता है और होश में लाता है और उसे उसका ब्रेसलेट वापस पहना देता है। मोफैन इसके बाद उसे उठाकर बाहर आ जाता है जहाँ वन आइड वुल्फ थे, पर कोई भी उस पर अटैक करने की हिम्मत नहीं करता। जिंजिया को ये देख अजीब लगता है और वो मोफैन से इसके बारे में पूछती है। मोफैन कहता है अगर इन्होंने पास आने की हिम्मत भी की तो ये मारे जाएंगे क्योंकि अब मैं एक स्टार चार्ट लेवल मेज हूँ। इसके लिए मिस टैंग का शुक्रिया जिन्होंने मुझे स्टार चार्ट बुक दी, जिसकी मदद से मैं स्टार चार्ट लेवल फायर बना पाया। ये देख वो काफी खुश होती है कि वो लो लेवल मॉन्स्टर से सेफ है और कोई भी छोटा मोटा झुंड उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर मोफैन बताता है कि सिटी में बहुत सारे वॉरियर लेवल मॉन्स्टर भी घूम रहे हैं। हालांकि वो अब एक स्टार चार्ट लेवल मेज है, पर उसे पूरा यकीन नहीं है कि वो अभी एक वॉरियर लेवल को मार भी पाएगा या नहीं। वो उसे मिलिट्री स्क्वाड के बारे में भी बताता है जो जिंजिया के स्कूल की तरफ मॉन्स्टर की एंट्रेंस का पता लगाने गई है। जिंजिया फिर उसे लिन की सिस्टर के मिसिंग होने से जुड़ी एक अजीब बात बताती है। वो कहती है मेरा मानना है कि उसे मॉन्स्टर उठाकर नहीं ले गए, बल्कि उस दिन कुछ अजीब लोग भी वहाँ थे और हो सकता है उसके मिसिंग होने के पीछे उन्हीं का हाथ हो। मोफैन उनकी पहचान के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि उनमें से सड़ने की स्मेल आ रही थी। क्या वो स्मेल दलदल जैसी थी? हाँ। ये सुनकर मोफैन समझ जाता है कि वो लोग ब्लैक क्यूरिया के मेंबर थे क्योंकि उनके मेंबर से उसका कई बार सामना हो चुका था और वो इस स्मेल को जो ब्लैक सब्सटेंस से आती है उसे अच्छे से जानता है। और बात रही उस मिसिंग लड़की की तो उसे गलती से मॉन्स्टर्स की एंट्रेंस के बारे में पता चल गया होगा, जिस वजह से ब्लैक क्यूरिया ने उसे गायब कराया होगा। ये सुन जिंजिया कहती है कि अगर ऐसा है तो उस एंट्रेंस को तबाह होने से बचाने के लिए ब्लैक क्यूरिया के मेंबर वहाँ होंगे। जिसे सुन मोफैन समझ जाता है कि यूएंग वहाँ क्या कर रहा था। इसका मतलब चीफ और हंटर टीम खतरे में है। वो उनकी मदद करना चाहता था, पर इससे पहले जिंजिया को सेफ जोन पहुंचाना चाहता था, पर तभी वो बेहोश होने लगता है। जिंजिया देखती है कि वो इंजर्ड है, पर क्योंकि जिंजिया में हीलिंग टैलेंट था इसीलिए वो उसे आराम से हील कर देती है। ये देख मोफैन बहुत खुश होता है कि आखिरकार उसने हील करना सीख लिया और प्राउड भी होता है क्योंकि शायद वो पूरी सिटी में अकेली थी जिसे हील मैजिक आता है। मोफैन उससे पूछता है कि क्या वो किसी ऐसी को भी ठीक कर सकती है जिसका गला कट चुका हो। इस पर जिंजिया मना कर देती है क्योंकि उसका मैजिक मरे लोगों पर काम नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद उसका मैजिक काफी यूजफुल था और सेफ जोन में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें उसके हील मैजिक की जरूरत है। पर जिंजिया सेफ जोन जाने से मना कर देती है क्योंकि ऐसे वक्त में उसे उसकी ज्यादा जरूरत है और वो मोफैन के साथ चलने के लिए कहती है। ना चाहते हुए भी मोफैन मान जाता है और बाइक से स्कूल की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ इन लोगों को मॉन्स्टर के स्पॉन पॉइंट का पता चल गया था और जैसे ही वहां पहुंचते हैं वहां इन्हें एक स्टूडेंट मिलती है जिसे देख वो हैरान थे कि इस हालत में भी कोई यहाँ कैसे बच सकता है। वो लोग उसे बचा लेते हैं और कैप्टन झाओके से उस लड़की को सेफ जोन ले जाने के लिए कहता है। इसके बाद चीफ के ऑर्डर पर ये सब एक साथ मिलकर बड़े से पत्थर को क्रिएट करके उस गड्ढे में फेंक देते हैं, पर मॉन्स्टर उसे तोड़ देते हैं और उसमें से बाहर निकलने लगते हैं। चीफ कहता है कि वो इन्हें सिटी में फैलने नहीं दे सकते। इसके बाद वो सब मिलकर उन पर अटैक करने लगते हैं और मारने लगते हैं। इधर यूएंग और उसका साथी उन लोगों को रोकने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर मोफैन जिंजिया को अभी भी सेफ जोन ले जा रहा था, इसके लिए वो राजी नहीं थी और उसे रोक देती है, लेकिन तभी इनके सामने वॉरियर लेवल मॉन्स्टर आ जाता है जो इनकी तरफ बढ़ने लगता है और मोफैन अपोजिट डायरेक्शन में ड्राइव करने लगता है और जैसे तैसे एक मोड़ से टर्न लेकर उससे पीछा छुड़ा लेता है। मोफैन सोचने लगता है कि आखिर वो एक वॉरियर लेवल मॉन्स्टर का सामना कैसे करेगा जो सिटी में बहुत सारे हैं। दूसरी तरफ इन लोगों के
पास यूएंग और उसका साथी पहुंच जाते हैं। मुझे लगा था कि कोई ताकतवर मेज यहाँ होगा, पर ये लोग तो मुझे लूजर लग रहे हैं। यूएंग इन लोगों को ब्लैक क्यूरिया को ज्वाइन करने की सलाह देता है और कहता है कि अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो वो उनकी जान बख्श देगा। इसके बाद यूएंग जैसे ही अपना मास्क हटाता है तो सभी शॉक्ड हो जाते हैं। चीफ कहता है तो तुम हो, मू फैमिली ने तुम्हारा ख्याल रखा, उसके बावजूद तुम ब्लैक क्यूरिया का साथ दे रहे हो। शायद इसीलिए क्योंकि तुम्हें उठाया तो उन्होंने गंदगी से ही था और गंदगी हमेशा गंदगी रहती है। ये सुन यूएंग गुस्से में उन पर अटैक करने लगता है और वो लोग भी जवाबी हमला करने लगते हैं। कुछ ही देर में यूएंग का साथी समझ जाता है कि वो इनसे ज्यादा है और ताकतवर भी, इसीलिए वो यूएंग को बीच फाइट में छोड़कर भागने लगता है, पर चीफ का आइस अटैक उसे हिट करता है और वो नॉक हो जाता है। ये देख यूएंग मंकी बीस्ट को समन कर लेता है जो टीम का बैलेंस खराब करने लगते हैं, पर चीफ की ऑर्डर पर वो एक साथ उन पर अटैक करते हैं और इजीली उन्हें हरा देते हैं। अपने आप को हारता देख यूएंग उन लोगों पर आइस अटैक स्पैम करने लगता है। इधर ज़ैंग कोंग अपने सोल्जर्स के साथ टेरोलिकस के पास पहुंच चुका था। वो देखते हैं कि टेरोलिकस को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर सैकड़ों वॉरियर लेवल मॉन्स्टर थे। ज़ैंग कोंग कहता है कि वो अपनी स्टेमिना को बचाने के लिए उनका यूज कर रहा है। इस पर उसका असिस्टेंट कहता है कि हम लोग वॉरियर लेवल मॉन्स्टर को संभाल लेंगे ताकि आप में भी टेरोलिकस से फाइट करने का स्टेमिना बचा रहे, क्योंकि आप ही अकेले हैं जो उससे हेड टू हेड फाइट कर सकते हैं। इसके बाद वो बाकी मेजेस को ऑर्डर देता है कि वो लोग जनरल ज़ैंग कोंग के लिए रास्ता बनाएंगे। इसके बाद ये आगे बढ़ने लगते हैं और एक एक करके वॉरियर लेवल वुल्फ को मारने लगते हैं। इस प्रोसेस में कई मेजेस भी बुरी तरह मारे जाते हैं। आपको आगे बढ़ना होगा हमारी जीत के लिए। ज़ैंग कोंग आगे बढ़ने लगता है और धीरे धीरे उसके सभी सोल्जर मारे जाते हैं। ज़ैंग कोंग अब गुस्से में टेरोलिकस की ओर बढ़ता है और उस पर एक्सपर्ट लेवल फायर मैजिक हेवंस फ्लेम बरियल थ्रो करता है। इसके बाद वो उसकी तरफ तेजी से जाता है और पंच करता है, जिससे एक बड़ा फायर बॉल क्रिएट हो जाता है, जिसे दूर से जिंजिया और मोफैन भी देख पा रहे थे। जिसे देख मोफैन समझ जाता है कि ये जरूर ज़ैंग कोंग है। अब मोफैन स्कूल की तरफ जाने का डिसाइड करता है ताकि उस स्पॉन पॉइंट को बंद करने में मदद कर सके, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वहां से और मॉन्स्टर निकलेंगे जो ज़ैंग कोंग और टेरोलिकस की फाइट के बीच में आने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ हंटर टीम और चीफ के सामने अचानक से एक वॉरियर लेवल मॉन्स्टर आ गया था। इसके सामने ये हार मान चुके थे क्योंकि ये लोग ज़ैंग कोंग की टीम जितने ताकतवर नहीं थे। क्या यही हम लोगों का अंत है? तभी यहाँ मोफैन बाइक के साथ हीरोइक एंट्री मारता है। कैप्टन उसे पीछे हटने की सलाह देता है और कहता है कि शायद तुम भूल रहे हो ये एक वॉरियर लेवल वुल्फ है। मोफैन कहता है जानता हूँ, पर ये मैदान छोड़कर भागने का वक्त नहीं है। अगर हमने अभी इस मुसीबत को नहीं संभाला तो सेफ जोन भी ज्यादा देर तक सेफ नहीं रह पाएगा। मोफैन इसके बाद फिर से स्टार चार्ट लेवल मैजिक यूज करता है और आसानी से उस बड़े वुल्फ को उस गड्ढे में धकेल देता है और उसे बंद कर देता है। ये देख सब लोग चैन की सांस लेते हैं, पर यूएंग को यकीन नहीं हो रहा था कि मोफैन बच चुका है और पहले से काफी पावरफुल हो गया है। मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। मोफैन कहता है कि क्या सब खत्म हुआ, और इसी के साथ इस एनीमे का सीजन 2 खत्म हो जाता है। वेल, एनीमे काफी अच्छे क्लिफहैंगर पर खत्म हो गया। अब मोफैन आगे क्या करेगा और ज़ैंग कोंग और टेरोलिकस की फाइट का क्या हुआ, ये तो इसके सीजन 3 में ही पता चलेगा। अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर काम करना शुरू कर दूंगा। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।